हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत आप सभी का मेरी इस एजुकेशन कैटेगरी चैनल पर जिसका नाम है स्टडी नट्स एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन क्लास जो कि है इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था के ऊपर। और अब मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी की एक कंप्लीट सीरीज़। इस सीरीज़ में इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं पूरे के पूरे उसको अब इस सीरीज़ में कवर करने वाला हूँ। अब क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स का जो पोर्शन है वो बहुत ही बड़ा है, तो एक वीडियो में कंप्लीट कर पाना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और वीडियो भी बड़ी हो जाएगी। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि हर एक वीडियो में एक टॉपिक लूँ और अलग अलग टॉपिक की एक एक वीडियो आपके लिए मैं बनाऊँ, ताकि आपको ईजी रहे समझने में भी और वीडियो भी छोटी बने और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, अब जो ये सीरीज़ है ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अब चाहे आप यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर स्टेट पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससी या फिर डीएसएस भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, आप कोई से भी एग्ज़ाम गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, ये सीरीज़ आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को स्किप मत करना, क्योंकि मैं एक ऐसी बेहतरीन बुक से आपको पढ़ाने वाला हूँ जो कि वाकई मेरी खुद पर्सनल फेवरेट है। जैसे आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा या देख लिया होगा कि एनसीईआरटी का सार संग्रह के बारे में ये बहुत अच्छी बुक है और ये महेश कुमार बर्णवाल की किताब है और जिसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया है, समझाया गया है। ठीक है, तो अगर आपको ये बुक खरीदनी है तो आप ऑनलाइन अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं अपनी इस वीडियो जो मेरी वीडियो सीरीज़ अब आपके सामने आएगी उसमें मैं एक एक टॉपिक को आपको डिस्कस करूँगा। वन लाइनर क्वेश्चन आंसर होंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन को मैं आपके लिए यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और आपको कम समय में टॉपिक क्लियर होता चला जाए, यही मैं इस सीरीज़ को बनाने का मेरा एक मोटिव है। ठीक है, तो बगैर देरी करे आइए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं जो कि इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था के ऊपर ये क्लास है। तो ये क्लास नंबर 1 है और क्लास नंबर 2 भी आती चली जाएगी। हर एक वीडियो में एक एक टॉपिक आपको मैं बताता रहूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसमें। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है ये है भारतीय संवैधानिक विकास। जी हाँ, भारतीय संवैधानिक विकास के ऊपर ये क्लास है और जिसे कहते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये मत देखिएगा कि हिंदी में लिखा है तो ये क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए नहीं, मैं दोनों ही स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम हो दोनों को ही उनको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए भारतीय संवैधानिक विकास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये हमारा आज का टॉपिक है। किसमें? इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए, इस बुक में ना मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं मेरे को ऐसा लगता है कभी ना कभी एग्जाम से पूछे गए भी होंगे और ये आगे मतलब एक चांसेस है कि आगे पूछे जा सकते हैं। तो हर एक टॉपिक में से बढ़िया बढ़िया वन लाइनर क्वेश्चंस इस बुक में मिलेंगे आपको, तो इसलिए मुझे लगा कि आपके लिए सीरीज़ बनानी चाहिए, आपको बहुत हेल्पफुल होएगी। ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से देखना आप। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका आंसर है कलकत्ता में। कब की गई थी? 1774, 1774 में। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये इसका आंसर है कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी? 1774 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? देखिए, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो इसका उत्तर है चार्टर एक्ट
1833 के द्वारा, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम क्वेश्चन कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर है भारत परिषद अधिनियम 1892, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम, हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय यानी कि बाय कैमरल बनाया गया है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय यानी कि बाय कैमरल बनाया गया है। तो इसका आंसर है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अभी मैं इसके नीचे एक टेबल है जिसमें मैं आपको इन जितने भी एक्ट है, जितने भी अधिनियम है, उन सब के बारे में बताऊंगा कि पहले कौन सा एक्ट आया था, उसके बाद कौन सा एक्ट आया था। तो ये अभी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, अभी इसके नीचे एक टेबल है, वो अभी आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ आया कि केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय यानी कि बाय कैमरल बनाया गया है। तो इसका उत्तर है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश, अध्यादेश का मतलब होता है ऑर्डिनेंस, तो भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 से। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। ठीक है, अब मैं जिस टेबल की आपसे बात करने वाला था वो है ये। ठीक है, ये कहता है कि भारत का संवैधानिक विकास, भारत का जो संवैधानिक विकास है उसके 2 पार्ट है। ठीक है, अब 2 पार्ट कौन से, एक तो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो आता है और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो आता है। ठीक है, अब आपको समझना ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत वाले आने वाले एक्ट्स कौन कौन से हैं और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने वाले अधिनियम वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये समझ आ जाएगा। तो देखिए, ये है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया पहले, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 यानी कि चार्टर एक्ट 1793 आया, इसके बाद आया है चार्टर एक्ट 1813 यानी कि 1813, चार्टर एक्ट 1813 आया है, इसके बाद चार्टर एक्ट 1833 1833 आया है, इसके बाद चार्टर एक्ट 1853 यानी कि 1853 चार्टर एक्ट आया है। ठीक है, तो शुरुआत इसकी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके चार्टर एक्ट 1853 तक हुई है, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले एक्ट्स की। ठीक है, चलिए ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, अब जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आते हैं वो कौन से हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आते हैं हमारे भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, उसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1861, इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1892, इसके बाद आता है भारत परिषद अधिनियम 1909, इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1919 और इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935 और लास्ट में हमारा था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 1947। ये जो एक्ट्स है, ये जो अधिनियम है, ये भारत शासन अधिनियम 1858 से लेके भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक आते हैं। किसमें ये आते हैं, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था, द्वैध शासन व्यवस्था किसे कहते हैं? डायरची सिस्टम को, ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायरची सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो इसका उत्तर है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी। कहाँ पर है? भारत शासन अधिनियम 1935, ये है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रभाव था? ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रभाव था? तो इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? अखिल भारतीय मतलब होता है ऑल इंडिया, और संघ होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मतलब हुआ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने का प्रावधान है, ठीक है। चलिए, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। देखिए इसमें ऐसी, इस मैंने बताया ना, ये बुक बहुत बढ़िया है, हर एक उस पे टॉपिक पे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कितना बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। इस पर आधारित है, ठीक है। देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये बताया गया है कि केंद्र की शक्ति और राज्यों की शक्ति, इनके बीच के विभाजन के बारे में इस एक्ट में बताया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ठीक है। और ये कहाँ बताया गया? भारत के संविधान में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर है क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके? क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? दोबारा क्वेश्चन देखते हैं। मैं दोबारा रिपीट क्वेश्चन इसलिए करता हूं ताकि आपको क्वेश्चन पहले समझ आ जाए अच्छे से, ठीक है। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो इसका आंसर है 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य, ठीक है। ये था इसका अनुपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा दिया गया था? भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। ये इसका आंसर है,
ठीक है, आगे देखते हैं। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार वर्ष 1946 की है। अब जिसमें क्या था, सदस्य है और उनके विभागों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पास जो विभाग था वो था राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास जो विभाग था वो था राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। दूसरे नंबर पे है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके पास गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति है, उनके पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। जॉन मथाई, जॉन मथाई जी के पास उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग था। जगजीवन राम, इनके पास श्रम विभाग था। सरदार बलदेव सिंह, इनके पास रक्षा विभाग था। लियाकत अली खान, इनके पास वित्त विभाग था। और सी राजगोपालचारी, इनके पास शिक्षा एवं कला विभाग था। ठीक है, तो ये अंतिम सरकार में ये उन सदस्यों की लिस्ट है जिनके पास जो जो विभाग थे। ठीक है, अब इसमें एक और ऐसे टॉपिक है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। इस बुक में वन लाइनर के साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से दिया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो यूपीएससी लेवल के हो, एसएससी लेवल के हो, इन्हीं में से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये है कि आपको इस वीडियो को, इस बुक को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, अब मेरे को पॉलिटिकल जो पोर्शन है वो अब अच्छे से क्लियर हो गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको इस वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ ही आपको इसमें बताए गए हैं। तो इसलिए मेरी एक ये पर्सनल फेवरेट बुक है, तो इसलिए मेरे को लगा कि मैं आपको इसके जो टॉपिक्स है उसको मैं आपको शेयर करूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो इसमें बताया गया क्या है कि भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि साइमन कमीशन का गठन कौन से वर्ष में किया गया था, तो अब इस लाइन में देख सकते हैं कि 1927 में किया गया था। ठीक है, और कौन से अधिनियम की समीक्षा के लिए, तो भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए लिया गया था। तो इस एक ही लाइन में आपके दो क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए, क्वेश्चन नहीं है, इसके बारे में बताया गया है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप, प्रारूप का मतलब होता है ड्राफ्ट। ठीक है, तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। अब इसमें क्वेश्चन आपका ये भी आ सकता है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो अब इसमें ही आपको आंसर मिल गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आंसर है इसका B.N. राव द्वारा, सर B.N. राव द्वारा भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट चेयरमैन किसे चुना गया था। इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष यानी कि परमानेंट चेयरमैन चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा में पंडित नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो इसका आंसर है 13 दिसंबर 1946 को।
तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था। क्वेश्चन दोबारा देखते हैं कि नेहरू द्वारा यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था। तो इसका आंसर है 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में स्वीकृत हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो इसका आंसर है 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है ये कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी मैंने एग्जाम्स में देखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। जी हाँ, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो इसका आंसर है सर BN राव। सर BN राव भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में ये भी पहले आया हुआ है। तो क्या है कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। तो इसका आंसर है 22 जुलाई 1947 यानी कि 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। ठीक है, कितने बढ़िया तरीके से आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर एक क्वेश्चन को। चलिए अब इसमें कुछ बातें बताई गई है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यानी कि जो अस्थायी अध्यक्ष थे उन्होंने की थी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये राइज हो सकता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, उन्होंने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता संभाल ली थी। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन आपका यहाँ भी बन सकता है और जिसका आंसर ये है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया। तो भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था। तो 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था। तो हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था। देखिए बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत गड़बड़ी करते हैं और उनको मतलब कई बार ये होता है कि उनके आंसर गलत हो जाते हैं और कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए क्या है कि भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया। तो कब स्वीकार, जहाँ पे आता है कब स्वीकार किया गया था, तो वो आता है हमारा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और कब लागू हुआ था, तो वो हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ऐसा लगे कि सिंपल है क्वेश्चन, आंसर वही होगा 26 जनवरी को, नहीं, आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। स्वीकार जब किया गया था वो है 26 नवंबर 1949 और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें संविधान सभा यानी कि
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताया गया है, उसको देख लेते हैं हम। ठीक है, ये कहता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है, अब जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब देखिए, जितने भी हमने अभी ऊपर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे हैं उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग इसमें दी गई है। अब इसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो स्थायी अध्यक्ष हो गए हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे संविधान सभा की प्रथम बैठक में, तो वो थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। अब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण लागू यानी कि एग्जीक्यूट किया गया। अभी ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चंस वन लाइनर देखे उनके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन इसमें संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इस टॉपिक में आपको दे दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो इसका आंसर है संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अधिनियमित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया, तो जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था, इसका आंसर है 24 जनवरी 1950 में। जी हाँ, 24 जनवरी 1950 में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि नेशनल एम्बल के रूप में अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट किया गया था। कब किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों 26 जनवरी 1950 में। जी हाँ, 26 जनवरी 1950 में भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को नेशनल एम्बल यानी कि राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नहीं है, अब इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति यानी कि एडवाइजरी कमेटी को अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। देखिए, इसमें से भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन अब इसमें बन सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष हमारा आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा को झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। देखिए, बहुत सारी समितियां हैं यानी कि बहुत सारी कमेटीज है और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे उसके बारे में अब यहाँ पर जिक्र किया गया है। ठीक है, तो एक से एक देखते हैं कि पहला है कि संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। थर्ड है प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फोर्थ है हमारा प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अच्छा जी,
अगला नंबर है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति। अब इनके इसके अध्यक्ष, समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे देखते हैं प्रक्रिया नियम समिति। तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है राज्यों के लिए समिति। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है संचालन समिति। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए इनमें से, इन समिति जो हमने अभी ऊपर डिस्कस की है, इनमें से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि इन समिति जो नाम दे देंगे उसकी, इन समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है। तो आपको ये अच्छे से ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए, ठीक है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आप उसको नोट डाउन भी कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि आपके कभी भी एग्जाम हो तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए अब बताया गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि BR अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। कौन कौन थे? N गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर KM मुंशी और BM मित्रा। बाद में इनके स्थान पर N माघर राव आए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा DP खेतान, और बाद में इनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी आए थे। तो ये जो अध्यक्षता जो कर रहे थे संविधान सभा की, जिसमें BR अंबेडकर की अध्यक्षता में थे, तो उनमें उस कमेटी में 6 और अन्य सदस्य थे जो मैंने अभी उनके आपके नाम बताए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा ने डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? तो इसका आंसर है 29 अगस्त 1947। जी हाँ, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था। कब? 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ये है डॉक्टर BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? डॉक्टर BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन यानी कि इलेक्टेड जो हुए थे वो किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो वो हुआ था बम्बई प्रेसिडेंसी से, ठीक है। बम्बई प्रेसिडेंसी से डॉक्टर BR अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, ठीक है। अब लास्ट में इसमें बताया गया है कि भारत के संविधान मूलतः 2 भाषा, भारत के संविधान मूलतः 2 भाषा हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए भारत का जो संविधान है 2 भाषाओं में हुआ था, लिखा गया था पहले, तो वो थे हमारी हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें यही बात बताई गई है। सो गाइज ये आपका एक चैप्टर नंबर जो 1 है, इंडियन पॉलिटी का भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ था, उसके ऊपर जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट बनते हैं हमारे एग्जाम्स में, वो हमने अभी इस क्लास में डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी, ठीक है। और मैं जल्द ही एक सेकंड वीडियो चैप्टर नंबर 2 की इस बुक से लेकर आता हूँ। इतना आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिए, दोबारा देख लीजिए, एक बारी में समझना है, लेकिन बहुत अच्छे से हमने हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक